वक्फ का अंगगणित लोकसभा में समझ लीजिए 272 चाहिए इस बिल को पास होने के लिए। 298 बीजेपी और एनडीए के पास है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार उनके साथ हैं, और वहीं विपक्ष के पास 233 है, यानी लोकसभा में यह बिल पास हो जाएगा। अब राज्यसभा की बात करती हूं। राज्यसभा में क्या है अंगगणित? राज्यसभा में इस बिल को पास करने के लिए 117 चाहिए, यानी 1/3, 2/3 नहीं, क्योंकि यह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आपको 2/3 बहुमत चाहिए, इसीलिए राज्यसभा में भी विपक्ष के पास 119 और माफ कीजिए एनडीए के पास 119 और विपक्ष के पास 87 है, जिसका सीधा मतलब यह है कि राज्यसभा में भी यह बिल पास हो जाएगा। यानी कि वक्फ बिल संसद में कल आ रहा है और इसके आगे कोई रोड़ा नहीं है। इसीलिए एक बैठक भी हो रही है। मैं आपको सबसे पहले जरा सुनवाती हूं कि इस बिल के आने से और इसकी खबर के आने से कैसे हड़कंप मच गया है, बयान क्या आ रहे हैं, क्योंकि सियासतदानों के बयान सुनिए, उसके बाद वक्फ की पोल खोल रिपोर्ट आपको दिखाऊंगी। पहले सुनिए। पारदर्शिता है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। बस ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे हर चीज में आवाज उठाता है, हर चीज में बात करता है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को 70 सालों से ये भी आवाज उठाना चाहिए थी कि वक्फ की जो संपत्ति है, वक्फ की संपत्ति ऐसे गरीब मुसलमान को दी जाए जिनके पास में छत नहीं है। वक्फ की संपत्ति में ऐसे अस्पताल बन जाए जहां पर हमारे जो मुस्लिम कैंसर अस्पताल बन जाए, या कॉलेज बन जाए, यूनिवर्सिटी बन जाए, एमबीबीएस कर लें, पढ़ाई कर लें, एजुकेशन कर लें। इसके लिए हमारे किसी भी जिम्मेदार संस्था ने साथ नहीं दी। जैसे 20-25 साल पुराना वक्फ का रिकॉर्ड अगर हम ढूंढें तो देखते हैं कि जो मुसलमानों को पहले से जो पावर में था, मतलब ये कानून अगर सही था तो उससे पहले लोगों को उसका बेनिफिट क्यों नहीं मिला? कई ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं जिनको उसका मदद मिलना चाहिए, वो चीज नहीं मिली। कई जो लोग जो किराए पे रह रहे हैं वो आज तक अपने नए रेवेन्यू किराए करना जल्दबाजी है। जी जल्दबाजी है, क्योंकि देखिए इससे पहले जब हम जो कानून है उसके अंदर ही लोगों को फायदा नहीं पहुंच रहा है, हो सकता है नए कानून से लोगों को फायदा। मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ क्योंकि मैं खुद एक औकाफ की प्रॉपर्टी में रह रहा हूँ। मेरा फैमिली मैटर था चाचा को लेकर, मैं कई बार वक्फ बोर्ड गया, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक फिर मुझे आखिर में जाके गवर्नमेंट का एसडीएम के पास जाना पड़ा, उसके बाद जाके कहीं जाके सुनवाई हुई। वक्फ बोर्ड में कोई भी सुनवाई नहीं है। मतलब नए बिल से जैसे आपको फायदा हुआ और लोगों को हो सकता है भाई, सुनवाई नहीं है ना। अब मेरे चाचा लड़ने को तैयार है, मैं उनको पैसे दे चुका हूँ, सारी चीजें कर चुका हूँ, उसके बाद वटने को एग्री नहीं है। तो इससे समझ में आता है गवर्नमेंट ही काम कर पाएगी, वक्फ बोर्ड कुछ नहीं कर पाएगा। और मैं आज इसीलिए कह रही हूं कि ये पोल खोल रिपोर्ट आप क्यों देखें, ये इसलिए देखें क्योंकि जो आम मुसलमान है वो पूछ रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमारे लिए क्या किया है, जो आज ठेकेदार बनकर कह रहे हैं कि मुसलमान इसका विरोध करें। जो आम मुसलमान है वो ये बता रहा है हमारी जमीन कैसे हड़प ली गई, हमसे कैसे उस पर किराया लिया जा रहा है, और वो भी कई गुना ज्यादा। ये सब दिखाना इसीलिए जरूरी था क्योंकि कैसे एक आम मुसलमान को कोई फायदा नहीं हो रहा है। मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त मेरे साथ सैयद नसरुद्दीन चिश्ती जुड़ रहे हैं, जो कि उत्तराधिकारी हैं, सज्जादा नशीन है अजमेर दरगाह के। बहुत बहुत स्वागत है आपका चिश्ती साहब। और सवाल मेरा सबसे पहले आपसे यही है कि आप एक ऐसी आवाज है मुसलमानों के लिए जो खुलकर कह रहे हैं कि इस बिल पर भरोसा करिए, जो कह रहे हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है, जो कह रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें। देखिए, मेरा मानना यह है इसमें कहीं डिस्प्यूट नहीं है कि हर स्टेक होल्डर ये चाहता था कि बिल आने से पहले